हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बोरॉन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है एवं परमाणु भार 11 होता है। सबसे पहले इसकी उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। ये मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में बोरिक अम्ल के लवण H3BO3 के लवण आदि में पाया जाता है। बोरॉन की कुछ अयस्क हैं, यहाँ पर मैं एक एक करके बता देता हूँ। बोरेक्स या टिंकल Na2B4O7.10H2, इसको हम बोरेक्स कहते हैं। सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। बोरिक अम्ल H3BO3, और तीसरा जो मुख्य अयस्क होता है बोरॉन का वो कोलेमेनाइट होता है Ca2B6O11.5H2। अब हम बोरॉन के निष्कर्षण के बारे में एक एक करके पॉइंट का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोलेमेनाइट, जो कोलेमेनाइट इसका मुख्य अयस्क होता है, खनिज होता है, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, जिससे कि हमें सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि बोरेक्स प्राप्त होता है। तो रिएक्शन होती है 2Ca2B6O11 प्लस 3Na2CO3 प्लस H2O। इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो 3Na2B4O7 प्लस 3CaCO3 प्लस ये OH2 होता है। अब ये जो बोरेक्स प्राप्त हो जाता है, इससे हम बोरॉन कैसे प्राप्त करते हैं, बोरेक्स से बोरॉन का निष्कर्षण है। इस प्राप्त बोरेक्स को HCl या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मिलाते हैं, जिससे कि बोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। Na2B4O7 को HCl के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो H2B4O7 प्लस 2NaCl प्राप्त होता है। टेट्राबोरेट, टेट्राबोरिक एसिड, H2B4O7 जो होता है ये टेट्राबोरिक एसिड होता है। इस टेट्राबोरिक एसिड का जल अपघटन करने पर बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। H2B4O7 की रिएक्शन 5H2O के साथ जब कराते हैं तो 4H3BO3 बोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब इस प्राप्त बोरिक अम्ल को गर्म करते हैं, जिससे कि बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। 2H3BO3 को गर्म करने पर B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड या बोरॉन ट्राइऑक्साइड प्लस 3H2O प्राप्त होता है। इस B2O3 को सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम के साथ लाल गर्म करते हैं और बचे हुए अवशेष को अच्छे प्रकार से क्षार HCl या HF के साथ धो लेते हैं, जिससे कि शुद्ध बोरॉन प्राप्त हो जाता है। B2O3 प्लस 6 के यहाँ पर बोरॉन प्राप्त होता है प्लस K2O पोटेशियम ऑक्साइड। B2O3 को Mg के साथ गर्म करने पर बोरॉन और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। शुद्ध क्रिस्टलीय बोरॉन प्राप्त करने के लिए बोरॉन ट्राइब्रोमाइड को H2 गैस के अंदर 1500 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं, जिससे कि शुद्ध क्रिस्टलीय बोरॉन प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन यहाँ पर 2BBr3 प्लस 3H2 1500 केल्विन पर 2B प्लस 6HBr प्राप्त होता है। ये जो बोरॉन प्राप्त होता है ये शुद्ध क्रिस्टलीय बोरॉन होता है। बोरॉन के गुणधर्म, पहले भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो बोरॉन एक अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। बोरॉन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक अक्रिस्टलीय बोरॉन और दूसरा होता है क्रिस्टलीय बोरॉन। जो अक्रिस्टलीय बोरॉन होता है ये एक भूरा चूर्ण होता है, गहरे भूरे रंग का चूर्ण होता है और अधिक क्रियाशील होता है। जबकि क्रिस्टलीय बोरॉन का एक नाम एडमेंटाइन बोरॉन भी होता है। ये अत्यधिक कठोर होता है और इसके जो गुणधर्म होते हैं, जो विद्युत गुण होते हैं, वो अर्ध धातु के समान होते हैं और वायु में रखे रहने पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ऑक्सीजन के साथ 973 केल्विन पर अभिक्रिया कराने पर बोरॉन ट्राइऑक्साइड बनाता है B2O3। इसकी संतुलित अभिक्रिया 4B प्लस 3O2 973 केल्विन पर गर्म करने पर ये 2B2O3 बनाता है, जिसको बोरॉन एनहाइड्राइड भी कहते हैं और बोरॉन ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अधिक तापमान पर बोरॉन नाइट्राइड बनता है। 2B प्लस N2 उच्च तापमान पर कराने पर 2BN बनता है, बोरॉन नाइट्राइड। अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं
तो HCl के साथ बोरॉन की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर बोरिक अम्ल का निर्माण करता है और साथ में SO2 गैस निकालता है। संतुलित अभिक्रिया 2B + 3H2SO4 दोनों मिलकर बनाएंगे 2H3BO3 + 3SO2। HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर भी बोरिक एसिड का निर्माण करता है, H3BO3 + नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। और संतुलित अभिक्रिया B + 3HNO3 दोनों मिलकर बनाते हैं H3BO3 बोरिक एसिड + 3NO2। कास्टिक क्षारों के साथ अभिक्रिया करने पर बोरॉन की अभिक्रिया कराते हैं तो ये पोटेशियम बोरेट बनाता है, और NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na3BO3 सोडियम बोरेट बनाता है। यानी कि संतुलित अभिक्रिया क्या होगी, 2B + 6KOH यहाँ बन जाएगा 2K3BO3 + 3H2 गैस बाहर निकल जाएगी। NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर 2B + 6NaOH ये बना देगा 2Na3BO3 + 3H2। क्योंकि बोरॉन की प्रकृति जो होती है वो अधात्विक प्रकृति होती है। अधात्विक प्रकृति का कोई भी तत्व या कोई भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बोरॉन जो है अम्ल का कार्य कर रहा है और KOH क्षार का कार्य कर रहा है, और दोनों मिलके लवण का निर्माण कर रहे हैं K3BO3 यानी पोटेशियम बोरेट बना रहे हैं। यहाँ भी बोरॉन की प्रकृति अम्लीय है और NaOH क्षार का कार्य कर रहा है, और ये दोनों मिलके लवण यानी Na3BO3 सोडियम बोरेट का निर्माण करते हैं। अपचायक के रूप में बोरॉन का उपयोग जो होता है वो प्रबल अपचायक के रूप में किया जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के रूप में अपचयित कर देता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका के रूप में अपचयित कर देता है। संतुलित अभिक्रिया की बात करें तो 4B + 3CO2 दोनों मिलके 2BO3 + 3C यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के रूप में अपचयित कर देता है और बोरॉन ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया कराने पर 4B + 3SiO2 दोनों मिलके बोरॉन ट्राइऑक्साइड 2B2O3 + 3Si यानी कि सिलिका के रूप में सिलिकॉन के रूप में इसको अपचयित कर देता है। धातु के साथ क्रिया करने पर धातु बोराइड का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम बोराइड और बेरिलियम के साथ अभिक्रिया कराने पर बेरिलियम बोराइड का निर्माण करते हैं। संतुलित अभिक्रिया देख लेते हैं। 2B + 3Mg दोनों मिलके Mg3B2 का यानी कि मैग्नीशियम बोराइड का निर्माण करते हैं। 2B + 3Be दोनों मिलके Be3B2 यानी कि बेरिलियम बोराइड का निर्माण करते हैं। अधातुओं से क्रिया कराने पर बोरॉन जो होता है अधातु के बोराइड बनाता है। 3B + 2P दोनों मिलकर बनाते हैं P2B3। 2B + 3B + 2S दोनों मिलके AS2B3 बनाते हैं। 2B यानी कि बोरॉन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ गर्म करने पर 2B + 3Cl2 बनाते हैं BCl3, और 2B + 3Br2 गर्म करने पर 2BbR3 बनाते हैं। बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, यानी इनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता है और ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। बोरॉन की कार्बन के साथ रिएक्शन कराने पर बोरॉन कार्बाइड यानी बोरंडम बनाता है। ये पदार्थ हीरे से भी कठोर होता है और इसका उपयोग जो होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। 4B + कार्बन तीव्र गर्म करने पर ये B4C बनाता है जो कि बोरॉन कार्बाइड होता है। अब हम बोरॉन के उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। बोरॉन के उपयोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल बोरॉन का होता है। सबसे पहले कांच के निर्माण में, जितने भी कांच उद्योग होता है उन सब का कांच का निर्माण करने के लिए बोरॉन का उपयोग किया जाता है। 5B10 का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्टी में जो परमाणु अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ों के रूप में किया जाता है। बोरॉन की छड़ें जो होती हैं परमाणु अभिक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा को यानी कि तापमान को
नियंत्रित करने का काम करती हैं। और बोरॉन तंतुओं का उपयोग जो होता है हल्के भार वाले अवयव के रूप में किया जाता है, क्योंकि बोरॉन जो होता है ये बहुत कठोर होता है, लेकिन इसका भार जो होता है, घनत्व जो होता है बहुत हल्का होता है। और इस्पात को कठोर करने में इसका इस्पात उद्योग के अंदर उपयोग किया जाता है। बोरॉन के मुख्य यौगिक। बोरॉन के मुख्य यौगिकों में सबसे पहले आता है ऑर्थोबोरिक अम्ल, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होता है, जो बोरॉन के निर्माण में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ इसका जो सूत्र होता है H3BO3 या BOH थ्राइस। मेटाबोरिक अम्ल का सूत्र HBO2 होता है, और जो टेट्राबोरिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है H2B4O7। तो यहाँ पर हम बोरिक अम्ल का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। H3BO3 सबसे पहले इसके बनाने की विधि देखते हैं। तो बनाने की विधि में सबसे प्रथम जो विधि होती है वो बोरेक्स से बोरिक अम्ल का कैसे निर्माण होता है। गर्म या सांद्र Na2B4O7 यानी बोरेक्स को ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर Na2SO4 प्लस H3BO3 यानी बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम संतुलित अभिक्रिया देखते हैं Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O। जो हमारे उत्पाद बनते हैं उनमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 4H3BO3। यहाँ पर सांद्र H2SO4 की जगह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2O दोनों मिलकर उत्पाद जो बनाते हैं वो 2NaCl प्लस 4H3BO3 यानी बोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। बोरिक एनहाइड्राइड से भी बोरिक अम्ल को बनाया जा सकता है। अभिक्रिया देख लेते हैं। B2O3 प्लस 3H2O दोनों मिलके H3BO3 यानी कि बोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। बोरॉन के यौगिकों का जल अपघटन करने पर भी बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। बोरॉन के यौगिकों में BCl3 की अभिक्रिया जब 3H2O के साथ कराते हैं तो H3BO3 बोरिक अम्ल प्लस 3HCl प्राप्त होता है। B2H6 डाइबोरेन की अभिक्रिया 6H2O के साथ कराने पर 2H3BO3 प्लस 6H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बोरॉन नाइट्राइड की अभिक्रिया 3H2O के साथ कराने पर बोरिक अम्ल H3BO3 प्लस अमोनिया गैस प्राप्त होती है। गुणधर्म में देखते हैं तो बोरिक अम्ल सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो कि ठंडे जल में कम विलेय होता है और गर्म जल में अधिक विलेय होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है। अम्लीय प्रकृति। बोरिक अम्ल एक दुर्बल एक क्षारकीय लुईस अम्ल होता है, यानी कि ये प्रोटॉनिक अम्ल नहीं होता है। प्रोटॉनिक अम्ल वो होते हैं जो अपने अंदर से प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को निकाल देते हैं। हालांकि दिखने में ये बोरिक अम्ल जो होता है H3BO3 दिखने में ये प्रोटॉनिक अम्ल जैसा लगता है, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये वास्तव में प्रोटॉनिक अम्ल नहीं होता है, ये लुईस अम्ल होता है, क्योंकि इसमें बोरॉन का जो स्टक होता है वो पुरानी होता है और बोरॉन की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। ये साबुन के समान मुलायम होता है एवं चिकना होता है। ये जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर प्रोटॉन देता है, यानी H3BO3 प्लस H2O यहाँ पर ये प्रोटॉन देता है और BOH का होल 4 माइनस ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जटिल यौगिक बनाता है। तापमान का प्रभाव। बोरिक एसिड जो होता है अलग अलग तापमान पर अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है। H3BO3 को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये HBO2 यानी मेटाबोरिक एसिड प्लस जल बनाता है, और इस मेटाबोरिक एसिड को 433 केल्विन पर गर्म करने पर H2B4O7 टेट्राबोरिक अम्ल बनाता है। 4HBO2 को गर्म करते हैं तो H2B4O7 प्लस H2O प्राप्त होता है, और इस H2B4O7 टेट्राबोरिक अम्ल को रक्त तप्त करने पर 2B2O3 प्लस H2O बनाता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है। बोरिक अम्ल को लाल गर्म करने पर रक्त तप्त करने पर भी बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है। 2H3BO3 गर्म करने पर B2O3 प्लस 3H2O का
निर्माण करता है। कास्टिक क्षारों से जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवणों का निर्माण करता है, क्योंकि बोरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है और क्षारों की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए अम्ल क्षार अभिक्रिया दोनों आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। H3BO3 प्लस NaOH ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaBO2 प्लस 2H2O सोडियम मेटा बोरेट। 4H3BO3 प्लस 2 NaOH बनाते हैं Na2B4O7 सोडियम टेट्राबोरेट प्लस 7H2O। एथेनॉल से अभिक्रिया कराने पर H3BO3 प्लस 3C2H5OH कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर C2H5 थ्राइस BO3 प्लस 3H2O बनाता है। कैल्शियम फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाता है BaBF3 3CaF2 प्लस 3H2SO4 2H3BO3 को गर्म करते हैं तो 3CaSO4 प्लस 2BF3 प्लस 6H2O। Na2CO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो H3BO3 प्लस Na2CO3 ये बनाता है सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 प्लस 6H2O प्लस 6CO2। बोरिक अम्ल की संरचना। बोरिक अम्ल की संरचना हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बोरेट आयन होता है वो त्रिकोणीय अवस्था में होता है BO और तीनों ही ऑक्सीजन के ऊपर एक एक निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज के बजाय हम हाइड्रोजन लगाकर भी दिखा सकते हैं। तो एक बोरेट आयन त्रिकोणीय अवस्था में होता है जो एक एक हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ पर ये जो डॉट लाइन दिखाई हुई है ये हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये जो बोरेट आयन हैं ये 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर मुख्य रूप से ऑक्सीजन सहसंयोजक बंध बना रहा है और ये ऑक्सीजन दूसरे बोरेट आयन के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है। इस तरीके से ये एक एक ऑक्सीजन एक एक हाइड्रोजन बंध बना रहा है। एक बोरेट आयन यहाँ पर ये बोरेट आयन 3 हाइड्रोजन के साथ मुख्य रूप से 3 सहसंयोजक बंध बनाता है और दूसरे बोरेट आयन के मुख्य हाइड्रोजन के साथ एक एक सहसंयोजक हाइड्रोजन बंध बनाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है 2 हाइड्रोजनों के साथ जुड़ा हुआ है, एक सहसंयोजक बंध हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन बंध वाले हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से ये शीट लेयर फॉर्म बनती चली जाती है। बोरेट आयन सभी बोरेट आयन आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और इसकी विस्कोसिटी यानी कि जो इसका विलेयता होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध होने के कारण ये वाटर के साथ जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है और इसकी संयानता भी ज़्यादा होती है। बोरिक अम्ल के उपयोग। बोरिक अम्ल मुख्य रूप से एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग आँखों के अंदर होने वाली एलर्जी या घाव को धोने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से ये ठंडे जल में घुलता नहीं है, लेकिन जल को हल्का सा गर्म करने पर ये अधिक घुल जाता है, जिससे कि आँखों को धोया जाता है। आई लोशन के रूप में कार्य करता है। आँखों की औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो आँखों के लोशन बनते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह बनती हैं, उन सभी के अंदर बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। खाने पीने के पदार्थों के संरक्षण के रूप में बोरिक एसिड जो होता है एक संरक्षी पदार्थ होता है जो लंबे समय तक किसी पदार्थ को सुरक्षित रख सकता है और खाने पीने के पदार्थों के अंदर मिलाने पर इससे खाने पीने के पदार्थों का संरक्षण हो जाता है। सुहागा, कांच आदि यौगिकों के निर्माण में भी बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बोरेक्स Na2B4O7.10H2 इसको सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, यानी कि इसका एक नाम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी होता है। बनाने की विधियाँ। कोलेमनाइट, सबसे पहले कोलेमनाइट खनिज से इसको प्राप्त किया जाता है। कोलेमनाइट खनिज यानी Ca2B6O11 को 2 Na2CO3 के साथ गर्म करने पर Na2B4O7 प्लस सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। अब इस सोडियम मेटाबोरेट को पुनः CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर
ये फिर से Na2B4O7 सोडियम टेट्राबोरेट यानी बोरेक्स का निर्माण करता है, प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। बोरिक अम्ल की अभिक्रिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ कराने पर भी बोरेक्स का निर्माण होता है। 4H3BO3 प्लस Na2CO3 दोनों मिलके Na2B4O7 बोरेक्स प्लस 6H2O प्लस CO2 गैस निकालते हैं। गुण, ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि ठंडे जल में कम विलेय होता है परंतु गर्म जल में अधिक विलेय होता है। रासायनिक गुणधर्म इसके बोरेक्स की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर ये NaOH प्लस H3BO3 का निर्माण करता है और NaOH एक प्रबल क्षार होने के कारण बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है, यानी इसकी pH जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। Na2B4O7 की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर ये NaCl प्लस बोरिक एसिड का निर्माण करता है। इसी प्रकार H2SO4 के साथ कराने पर HCl के बजाय H2SO4 भी ले सकते हैं, तो Na2B4O7 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराने पर Na2B4O7 प्लस बोरिक अम्ल बनाता है। यहाँ पर Na2B4O7 की अभिक्रिया क्षार NaOH के साथ कराने पर भी ये सोडियम मेटाबोरेट प्लस H2O का निर्माण करता है। बोरेक्स सुहागा मन का परीक्षण। बोरेक्स को प्लेटिनम तार के साथ उसके गलनांक पर गलाने से ये एक अपने अंदर से 10 जो जल के क्रिस्टलन अणु होते हैं उनको निकाल देता है और निर्जलीय बोरेक्स की अवस्था में आ जाता है। इसके बाद इसको फिर से गर्म करते हैं। फिर से गर्म करने पर ये बोरेक्स की एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बीड बनाता है जो कि कांच जैसा पदार्थ होता है, जिसको हम बोरेक्स मनका या बोरेक्स बीड बोलते हैं। ये बोरेक्स बीड एक मोती की तरह होती है जो कि पारदर्शी होती है इसमें, और इस बोरेक्स को फिर से गर्म करने पर ये 2NaBO2 प्लस B2O3 बनाता है, यानी सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड। इन दोनों को कंबाइंड रूप से सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड को कंबाइंड रूप से बोरेक्स बीड बोलते हैं, यानी कि बोरेक्स मनका बोलते हैं। और इस परीक्षण को बोरेक्स मनका परीक्षण या सुहागा मनका परीक्षण कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में तत्वों के रंग को तत्वों की पहचान के लिए किया जाता है। इस बोरेक्स बीड को जब किसी धातु लवण के साथ गर्म करते हैं तो अलग अलग धातुओं के साथ ये अलग अलग प्रकार का एक विशेष रंग देता है, जिससे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर धातुओं की उपस्थिति को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखते हैं बोरेक्स बीड को जब कॉपर सल्फेट के साथ ज्वाला में गर्म करते हैं और गर्म करके ठंडा करने पर एक हरे नीले रंग की बीड प्राप्त होती है। और इससे मालूम पड़ता है कि कॉपर धातु का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। यहाँ पर कॉपर की उपस्थिति कन्फर्म होती है। कॉपर सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकालता है। इस कॉपर ऑक्साइड को बोरेक्स बीड यानी B2O3 के साथ गर्म करने पर ये CuBO2 ट्वाइस क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनाता है, जो कि एक हरे नीले रंग की बीड होती है। हरे नीले रंग का मोती जैसा पदार्थ होता है। और CuSO4 को B2O3 के साथ डायरेक्ट गर्म करने पर ये CuBO2 ट्वाइस प्लस SO3 बनता है, जो कि नीले रंग की बीड होती है। तो इस तरीके से इस बोरेक्स बीड को, इस बोरेक्स मनका को धातु लवणों के साथ गर्म करने पर ये एक विशेष प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्षारीय मूलक होते हैं और उनका बोरेक्स बीड में क्या क्या लवण बनता है और कौन कौन से रंग होते हैं। कॉपर जो होता है +2 अवस्था में जो बीड बनाता है वो CuBO2 ट्वाइस बनाता है, जो कि कॉपर मेटाबोरेट होती है और इसका रंग जो होता है वो हरा नीला रंग होता है। क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में CrBO2 थ्राइस बनाता है,
जो कि हरे रंग की होती है और ये क्रोमियम मेटाबोरेट बनाता है। आयरन Fe+3 अवस्था में FeBO2 थ्राइस बनाता है जो कि आयरन मेटाबोरेट होती है और ये एक पीले रंग की बीड होती है। मेटाबोरेट में से कुछ कार्बन की अपचयित ज्वाला के साथ अपचयन से धातु मुक्त हो जाती है। मेटाबोरेट को जब कार्बन के साथ अपचयित करते हैं तो यहाँ पर जो धातु होती है वो मुक्त हो जाती है, यानी CuBO2 ट्वाइस को कार्बन के साथ गर्म करने पर ये 2CuBO2 बनता है। क्यूप्रस मेटाबोरेट बनता है, ये क्यूप्रिक मेटाबोरेट होता है, प्लस B2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। और CuBO2 क्यूप्रस मेटाबोरेट को फिर से कार्बन के साथ अपचयित करने पर यह कॉपर धातु को अपचयित करता है, प्लस B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को निकाल देता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है ये बोरेक्स का, और इसको बोरेक्स के साथ किस तरीके से धातुओं के साथ अलग अलग धातुओं के रंग पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बोरेक्स की संरचना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोरेक्स में चतुष्फलकीय नाभिकीय इकाइयाँ जो होती हैं वे B4O5OH की होल 4 कोऑर्डिनेट ब्रैकेट 2- आयन की होती हैं। अब यहाँ पर इस आयन की हम संरचना देखते हैं। यहाँ पर 4 बोरोन हैं। 4 बोरोन को हम चारों कोनों पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से चारों बोरोन को अरेंज कर लेते हैं और इनके बीच में 5 ऑक्सीजन लगानी होती है, यानी कि 2 बोरोन के बीच में 1 ऑक्सीजन, इस बोरोन के इस बोरोन के बीच में 1 ऑक्सीजन, इस बोरोन के इस बोरोन के बीच में 1 ऑक्सीजन, इस बोरोन के इस बोरोन के बीच में 1 ऑक्सीजन और इस बोरोन और इस बोरोन के बीच में 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 बोरोन के बीच में 4 ऑक्सीजन आ गई हैं। अभी 5वीं ऑक्सीजन बाकी है, तो 5वीं ऑक्सीजन को हम किन्हीं भी 2 बोरोन के बीच में इस रिंग के अंदर डाल देते हैं, या तो इस बोरोन और इस बोरोन के बीच में डाल देंगे या इस बोरोन और इस बोरोन के बीच में दोनों को डबल बॉन्डेड O बना देंगे। अब जो 4 OH इकाइयाँ होती हैं, इन चारों OH को चारों बोरोन के साथ लगा देते हैं। इस तरीके से ये बोरोन के चतुष्फलकीय चतुष्नाभिकीय इकाई की संरचना बन जाती है। वास्तव में अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो B4O5OH की होल 4 कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के ऊपर 2- आयन के रूप में बोरोन पाया जाता है, बोरेक्स पाया जाता है। अगर इसके हम ओरिजिनल फार्मूले की बात करते हैं तो ये फार्मूला होता है 2Na+ कोऑर्डिनेट ब्रैकेट B4O5OH की होल 4 के ऊपर 2- चार्ज डॉट 8H2O। इस अवस्था में बोरेक्स पाया जाता है, जिसको हम लिख देते हैं Na2B4O7 डॉट 10H2O। इस बोरेक्स को हम इस अवस्था में प्राप्त करते हैं, जो कि चतुष्नाभिकीय इकाई के रूप में होता है। बोरेक्स के उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में, बोरेक्स बीड परीक्षण में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। मैंने बताया बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर कि बोरेक्स को गर्म करने पर यह फूल जाता है और एक सुहागा मन का परीक्षण देता है बोरेक्स बीड टेस्ट, जिसके अंदर अलग अलग धातुओं को विभिन्न रंगों के आधार पर पहचाना जाता है। धातुकर्म में गालक के रूप में किसी भी धातु को जब प्राप्त किया जाता है, धातु का शोधन किया जाता है, तो वहाँ पर विभिन्न पदार्थों को गलाने के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच बनाने में, जो उच्च क्वालिटी के कांच होते हैं उनके निर्माण में भी बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन और मोमबत्ती उद्योग में भी बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए संरक्षी पदार्थ के रूप में, एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। चमड़ा व दिया सलाई उद्योग में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है और चीनी मिट्टी के उद्योग में भी बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।